हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। केस स्टडी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में समझने वाले हैं कि केस स्टडी के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो केस स्टडी भी क्या है, एक तरह का एमसीक्यू फॉर्मेट में ही हमारा क्वेश्चन टाइप दिया होता है, उसी को समझना है हम लोग को। तो केस स्टडी में क्या करना है हम लोग को, जैसे जो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ रहता है, उसी पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। तो ये केस स्टडी वही कर पाएगा जो कॉन्सेप्ट को, इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, उसके लिए केस स्टडी करना आसान रहता है। लेकिन आप लोग क्या देखेंगे, जैसे हमने अपने लेक्चर में क्या हुआ है, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया नहीं है, इसीलिए हम केस स्टडी को यहाँ पर लेकर चले आए हैं, ताकि उसके बारे में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम छूट जाएगी, मतलब आपको सारे डाउट जो होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम लोग कुछ ये दिया जो है, जो ये लिखा हुआ है पैसेज में, उसकी सारी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, तो कूलॉम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ते थे, 2 पॉइंट चार्जेस लेते थे। 2 पॉइंट चार्ज छोटे चार्जेस होते थे, छोटे चार्जेस उनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता था, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। ये हमारा पॉइंट चार्जेस के लिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्स में केवल पॉइंट चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्जेस, बड़े बड़े चार्जेस भी हो सकते हैं। तो उन बड़े बड़े चार्जेस को डील करने के लिए हमें क्या होता है, हमें मतलब चार्जेस को है जो सरफेस पे क्या करना रहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। मतलब चार्जेस को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, मान लीजिए जैसे लीनियर सरफेस हमारा हुआ है, तो इस पे जो चार्जेस को हम लोग जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े चार्जेस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कॉन्टीन्यूअस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो चार्जेस की वैल्यू इस इतने सरफेस के लिए होगी, वही अगले इतने सरफेस मतलब सेम चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे रहेगी। तो यही है कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है समझने वाली बातें नहीं है। तो ये हमारा बस इससे थोड़ा सा समझने के लिए था कि हमारा जो ये लाइन बना हुआ है, लीनियर जो ये बना हुआ है सरफेस, इस पे हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक इक्वल होगा हर जगह पे। ये चीज़ समझने वाली थी। अच्छा, इससे रिलेटेड क्या बातें हो सकती हैं कि कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी बोलते हैं, हम लोग डेंसिटी समझेंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो हमने एग्जांपल दिया हुआ है, ये कैसा है, ये एक लीनियर सरफेस है। और लीनियर सरफेस कैसा है, ये कॉन्टीन्यूअस जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो अगर मान लीजिए कॉन्टीन्यूअस किया गया है, तो हम लोग को बड़े बड़े चार्जेस के लिए तो निकालने को इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कोई भी वैल्यू तो पता नहीं है। हम लोगों ने पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा है, इसीलिए हम लोग एक छोटे से यहाँ पे लीनियर चार्ज पे क्या करेंगे, छोटा सा एरिया हम लोग मानेंगे, जिसको डेल्टा एल, मतलब एरिया नहीं, यहाँ के लिए क्या होगा, यहाँ के लिए लेंथ होगा तो डेल्टा एल मानेंगे। और अगर इसका जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो इस सरफेस में जितना चार्ज है, मान लीजिए डी क्यू चार्ज है, तो इन दोनों का रेशियो ही लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल। ये हमारे यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा अगर लीनियर सरफेस है, तो लीनियर सरफेस होने से क्या होगा, अगर हम लोग छोटा सा यहाँ पे अगर सरफेस क्रिएट करते हैं, और इस सरफेस पे अगर डी क्यू चार्ज है, और इसका लेंथ इस सरफेस का अगर डी एल है, तो यहाँ पे अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर बतानी है तो क्या करेंगे, लैम्डा जिससे डिनोट करते हैं, और इसी डी क्यू बाई डी एल का हम लोग यहाँ पे रेशियो फाइंड कर देंगे, जिससे लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम लोग को वैल्यू मतलब पता चल जाएगा। अच्छा, सेकेंड क्या है, तो सेकेंड हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सेकंड है हमारा। और थर्ड क्या है हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इन दोनों को भी समझेंगे हम लोग, इन्हीं दोनों से रिलेटेड सारी बातें होंगी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होने वाली हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में अगर हमारा कोई वॉल्यूम टाइप में हमारा कोई फिगर है, जैसे मान लीजिए स्फीयर है हम लोग का कोई,
और अगर ये स्फीयर है 3D में आप लोग इमेजिन करेंगे, हमारा ये स्फीयर हो गया। तो स्फीयर पे अगर हमारा कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब मान लीजिए इतने एरिया के लिए अगर हम लोगों पे अगर DQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और अगर ये जो एरिया है या फिर ये जो वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे मानेंगे, जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो वॉल्यूम मानेंगे, तो यहाँ पे DV हम लोग लिखेंगे। अगर छोटा सा ये वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं और ये छोटा सा चार्ज है, तो इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रो से डिनोट करते हैं, जिसको DQ/DV यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ भी छोटे से वॉल्यूम के लिए हम लोग अगर छोटा सा चार्ज DQ लिए हुए हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। थर्ड देखिए, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब कोई अगर सरफेस है तो सरफेस पे कैसा होगा ये हम लोग समझेंगे। तो अगर कोई हमारा ऐसे सरफेस दिया हुआ है, ये मान लीजिए अगर हमारा कोई सरफेस दिया हुआ है ऐसे, तो अगर इतने रीजन का अगर हमसे कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछे तो हम लोग क्या पता होना चाहिए, इसमें छोटा सा चार्ज DQ की वैल्यू पता हो, और ये जो सरफेस दिया है DS इसकी वैल्यू पता हो। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू DQ/DS हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा तीनों जो है ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स थे। आप लोग इसको ज़रूर समझे होंगे। फार्मूला इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसमें सब में देखिए ऊपर DQ है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा DS जो सरफेस है, सरफेस वॉल्यूम और यहाँ पे लेंथ जो दिया हुआ है, ये चीज़ें से डिवाइड किया गया है। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमें समझना क्या है कि यही हमारा इसमें समझाया हुआ है, बस इतना ही चीज़ जो ये हम आपको ये समझाए हैं। अच्छा, अब देखिए अब क्वेश्चन कैसा हम लोग को मिलने वाला है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, गॉस लॉ कैन नॉट बी यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई है तो वहाँ पे गॉस लॉ वैलिड नहीं है, ये हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए अगर +Q चार्ज है, -Q चार्ज है, ये हमारा अगर डाइपोल सिस्टम एक क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, और तो लेंथ कितना होता है, मान लीजिए 2 है, तो ये हमारा एक डाइपोल क्या एक सिस्टम बन रहा है। तो अब यहाँ पे गॉस लॉ वैलिड क्यों नहीं है, तो हमें पता है गॉस लॉ वैलिड होगा कब, जब यहाँ पे क्या होगा, जब ये जैसे हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए पढ़ रहे हैं, हमने बताया है कि जो अगर कोई सरफेस होगा तो उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, और बीच में कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है चार्जेस में, मतलब इक्वल चार्जेस, मतलब ये जो लेंथ दिया हुआ है या फिर ये जो सिस्टम क्रिएट किया गया है, यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू जो है वो सेम नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गॉस लॉ हमारा वैलिड नहीं होगा। तो ये ट्रू हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, हमें ट्रू फॉल्स देखना है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पे ट्रू हो गया है। अच्छा, स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। तो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल डोंट हैव सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखिए यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस Q होता है, यहाँ -Q होता है, और बीच में भी कोई चार्ज नहीं है। यानी क्या है, यहाँ पे चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वैसा नहीं है। तो यहाँ ये भी ट्रू हो गया, सेकंड ऑप्शन भी। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। यही ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन हमें समझ के करने हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में देखिए। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ, ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q की वैल्यू दी हुई है 8.85, हम लोग लिख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, Q की वैल्यू दिया हुआ है 8.85 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। कोई स्फीयर है, इस पर ये चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए Q चार्ज है, जिसका रेडियस क्या है 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर। अच्छा, अब निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस स्फीयर से निकल रहा है वो हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को पता है, फाई की वैल्यू कैसे निकालना है, Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस स्फीयर में जो चार्ज की वैल्यू है, इस Q की वैल्यू, ये एक सिंगल Q है, तो सिंगल Q का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q नेट की वैल्यू हो जाएगी। तो Q नेट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻13 दिया हुआ है। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग को पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12
12 होता है, ये हमें पता है। तो ये यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻1 यानी कि 0.1। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या लिखते हैं, तो यूनिट हमें पता है कि ये कूलम्ब होगा और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमारी होती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारी यूनिट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या पता है, E/ds भी होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम्ब और ds मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब यहाँ पे हमारी इसकी यूनिट हो गई। तो 0.1 क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.1 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, What charge would be required to electrify a sphere of radius 25 cm so as to get a surface charge density of ये 3 पाई कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको, यहाँ पे सिग्मा से यहाँ पे डिनोट कर लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू 3 पाई कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है। अच्छा, रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो 0.25 मीटर, ये हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें क्या निकालना, वाट चार्ज मतलब चार्ज की वैल्यू निकालनी है, चार्ज की वैल्यू। तो अब हम लोग को एक फार्मूला यहाँ से पता है, सिग्मा की वैल्यू वो क्या होती है dq/s, यानी अगर हम लोग बड़े से सरफेस के लिए बात करें, जैसे स्मॉल सरफेस के लिए क्या dq/ds होता है, तो बड़े सरफेस के लिए टोटल चार्ज अपन टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम लोग किसी स्फीयर के लिए देखें, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर का दिया हुआ है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया हमें पता है 4 पाई r² होता है। तो यहाँ रेडियस की वैल्यू दी हुई है और क्यू की वैल्यू मतलब सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्यू = सिग्मा × 4 पाई r², मतलब ये s को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और s के जगह पे क्या है 4 पाई r², तो ये हो जाएगा। अच्छा, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो सिग्मा मतलब कितना दिया हुआ है 3 पाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई से और रेडियस के स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 0.25 का होल स्क्वायर करेंगे। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0.75 कूलम्ब। चार्ज है, क्यू है, तो क्यू का यूनिट जो होता है वो कूलम्ब में होता है। तो 0.75 ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका वैल्यू ये आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ बताया हुआ है, इसकी एसआई यूनिट बताना है। तो इसके लिए पहले क्या होना चाहिए, पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो dq/dl पता है, तो ये चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब, और ये dl क्या है, एक लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर हमारी यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट हो गई। तो अब लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे कूलम्ब पर मीटर दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था और यहाँ पे हम लोगों ने कई कॉन्सेप्ट को समझा है। हम लोगों ने लाइन चार्ज डेंसिटी और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को समझा है यहाँ पे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, जैसे ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बिना पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, मतलब कोई दो पैरेलल शीट दिया हुआ है, उस पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये बातें अब हम लोग समझेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। यहाँ पे भी जो ये बातें लिखी हुई हैं इसको मैं समझा देता हूँ आपको, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो पैरेलल शीट ऑफ चार्ज मतलब दो पैरेलल शीट दिया हुआ है, जैसे ये हमारा दो पैरेलल शीट क्या हुआ है, दिया हुआ है दो पैरेलल शीट, और इस पे क्या है प्लस सिग्मा और इस पे माइनस सिग्मा जो है वो चार्ज मतलब इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये पूरा प्लस से है, ये माइनस माइनस, ये हमारे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है इन दोनों सरफेस पे। अब हमसे क्या है कि जैसे ये हमारा दिया हुआ है और हमें पता है सिग्मा की वैल्यू dq/ds होती है, ये हमें ये भी पता है। और हम लोग को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट किए थे, जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम लोग बनाते थे, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एक सिंगल इनफाइनाइटली चार्ज
मतलब प्लेट के लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ था, उसका भी यूज यहाँ पे है, तो बातों को समझेंगे। अच्छा, एक बात अगर आप लोग ये बताएं कि अगर ये हमारा ये दोनों प्लेट दिया हुआ है, अगर यहाँ प्लस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ निगेटिव चार्जेस का, ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा क्या है, ये हमारे चार्जेस की डेंसिटी बता रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम लोग को, अगर मैं इसको फर्स्ट रीजन मान लूँ और इसको सेकंड रीजन और इसको अगर थर्ड रीजन, मतलब फर्स्ट रीजन कहने का मतलब अगर मान लीजिए ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, तो ए प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए, अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए, और बी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो ये हमने बताया हुआ है अपने लेक्चर में ही, इसको बताया था कि पहले और तीसरे सरफेस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अब ये आया कैसे, आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आया कैसे। तो हमने लेक्चर वाले वीडियो में तो नहीं बताया, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का मतलब यही था ताकि आपका क्वेश्चन भी हो जाए और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आप लोग कुछ सीख कर यहाँ से जाए। तो ये देखिए, हम लोग फिर से हम लोग पता करेंगे कि यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर फर्स्ट रीजन ये है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फार्मूला है वो पता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर केवल इस सिस्टम को हम लोग अगर देखें तो एक सरफेस, एक प्लेन शीट दिया हुआ है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर दोनों सरफेस है, मान लीजिए ये जो सिग्मा है ये प्लस चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से प्लस चार्ज मतलब प्लस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब निकलता है यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी ऐसे यहाँ से बाहर से निकलती हुई होगी। लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, इसके वजह से यहाँ पे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे अंदर होगी, क्योंकि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो, उसका जो इलेक्ट्रिक लाइन जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्जेस पे मतलब जाके टर्मिनेट करता है, ये चीज़ हम लोग को पता है। तो अगर जैसे अब देखिए, हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी पता है कि ये किसी डिस्टेंस पे जो है इंडिपेंडेंट है, किसी डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है इससे, तो अगर ये रीजन थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस पे है, लेकिन इस प्लेट से ये जो रीजन है वो थोड़ा दूर है, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो रीजन के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में डिस्टेंस का कोई भी हमारा ये वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है। तो ये चीज़ है, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में जो मिलेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन होगा क्या कि ये जो निगेटिव चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है, प्लस तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस में सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे इसीलिए हमारी 0 हो जाती है, जो हम लोग पहले बताया। सेम प्रोसेस में इस साइड भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा अगर इस रीजन के लिए बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर की तरफ इस माइनस चार्ज की वजह से, लेकिन इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर की तरफ, और दोनों को उल्टा साइन से जब इसको सेम प्रोसेस से ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला, और जैसे 0 0 आ गया आउटर रीजन का दोनों, लेकिन बीच वाले रीजन का क्या होगा, तो बीच वाले रीजन में समझेंगे तो ये हमारा प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ये हमें पता है। तो बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, तो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस प्लेन शीट पे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसे बाहर की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अच्छा, अगर इस सरफेस के लिए देखें तो इस सरफेस पे टर्मिनेट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक इस साइड आ जाएगी, एक दूसरे साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेकेंड रीजन में आ जाएगी, मतलब ये बीच वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया, यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं।
अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, मतलब ये फर्स्ट प्लेट है, इसके आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोगों ने पीछे समझा हुआ है, वहाँ पे वैल्यू क्या होती है 0, तो इसको 0 पे आप लोग टिक कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, तो सेकंड प्लेट का आउटर रीजन मतलब ये वाला सरफेस, मान लीजिए ये थर्ड था, ये सेकंड था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे भी 0, पीछे हमने समझा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे भी टिक कर लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग को पता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसके लिए हमें सिग्मा की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी पता होनी चाहिए। तो हम लोग अब यहाँ पे उसी के लिए अब क्या अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ देखिए यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो है फॉर्मूला, मतलब जो वैल्यू होगा लिखा हुआ है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन हैविंग मैग्नीट्यूड, ये हमारा दिया हुआ है। तो दिया क्या है 17 × 10⁻22, ये दिया हुआ है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, ये 17, ये 1.9 समथिंग आएगा, 1.9 × 10⁻10 आएगा ये, हाँ ये सही है। तो 1.9 × 10⁻10 और न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का रीजन का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें 8.85 × 10⁻12 पता है, सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम राइट साइड ऑफ बी, मतलब राइट साइड बी के राइट साइड से एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर ये प्लेट से, अगर मान लीजिए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे है टोटल, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है उसका वैल्यू बताना है और इसका वैल्यू, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब इसमें कोई डिस्टेंस से रिलेटेड बातें नहीं है कि डिस्टेंस बढ़ाने से घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाया जा रहा है, कभी बढ़ाया जा रहा है, यहाँ से 2 से 4 सेंटीमीटर का रेशियो निकल जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस टोटल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, अगर इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जब एक है मतलब सेम है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर ई आ रही है, तो ई और ई को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 1:1 हमारा रेशियो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट फील्ड ड्यू टू ए थिन फाइनाइट प्लेन मेटल प्लेट, मतलब कोई मेटल प्लेट यहाँ पे दिया हुआ है हमारा थिन। तो अब गॉसियन सरफेस हमें क्या कंसीडर करना है, तो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। यही हमसे पूछा गया कि हम लोग कैसा सरफेस कंसीडर करेंगे, तो सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ये हमारा केस स्टडी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पैरेलल सीट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एकदम बिल्कुल इसको समझ के जाइएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ 0 हो रहा है, बीच में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब अगर सिग्मा की वैल्यू दी हुई है तब तो कोई भी वैल्यू आ जाएगा, नहीं तो बीच में वैल्यू क्या होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये सारे वैल्यू को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये जो दोनों इन टॉपिक से कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं उसको ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का जो है अगला चैप्टर हमारे आने वाला है, तो उसको भी ज़रूर आप लोग देखें। थैंक यू।